अगर आप इटली में स्टडी वीजे के लिए ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो एक की वीडियो साबित होने वाली है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कब अब हमें कहाँ से शुरू करना है और किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें वीजा सबमिशन तक पहुंचना है। मैं हर रीजन के बारे में डिस्कस करूंगा, चाहे वो कराची हो, चाहे वो केपी के हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कश्मीर हो। तो ऑलमोस्ट हर तरह का स्टूडेंट मुझे सुन सकता है और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप वीजा सबमिशन के फेज तक जा सकते हैं। इतना कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, बस ये कि डिफिकल्ट आप लोग बना देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप खुद कुछ करने के डेडिकेटेडली आदी नहीं होते तो आपको ये लगता है कि यार ये चीज मुश्किल है, बट ये चीज इतनी मुश्किल नहीं होती। बट ये अगर आप करने वाले बने। हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट से कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है हमें, क्योंकि एडमिशन अप्लाई करने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन है। कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें। क्योंकि अगर आपके पास हाफ डॉक्यूमेंट्स हैं या मतलब 75% या 85% डॉक्यूमेंट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अप्लाई ना करें। क्योंकि जब तक आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट ना हो तो आप अप्लाई करने की ना सोचें। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है आपको? सबसे पहले तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर की मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास इंटर का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज आपकी पिक्चर होनी चाहिए, यूरो पास पे आपकी सीवी बनी हुई होनी चाहिए और मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। अच्छा देखें, अब हम क्या गलती करते हैं, हम एक मोटिवेशन बनाते हैं और 5 6 7 यूनिवर्सिटी में ठोक देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप जब जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली आपका डिफरेंट मोटिवेशन लेटर बनेगा। ठीक है? क्योंकि वो फील्ड डिफरेंट होती है, वो यूनिवर्सिटी डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट रीजन में होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपने अपनी डेडिकेशन शो करनी होती है अपने मोटिवेशन लेटर में। अगर मैं मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए अप्लाई करूं तो मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए भी ऑलमोस्ट सेम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, आपके बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और आपकी डिग्री। और अगर डिग्री नहीं भी होती है तो एक प्रोविजनल डिग्री या आपका एक बोनाफाइड लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी इशू कर दी है तो उसकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, यूरोपास पे आपकी सीवी होनी चाहिए और हाँ, यूरोपास पे आपकी सीवी होनी चाहिए, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 रिकमेंडेशन होने चाहिए। ये बैचलर के लिए भी है, ये मास्टर्स के लिए भी है। जो बैचलर के स्टूडेंट हैं उनके लिए 2 रिकमेंडेशन, जहां पे भी उनकी लास्ट एजुकेशन रही है वहां से वो अपने इशू करवा सकते हैं। और फॉर मास्टर्स स्टूडेंट, जहां पे भी वो अगर कभी कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां का एक जॉब रिकमेंडेशन ले लें। और जहां से उनकी लास्ट एजुकेशन, जहां से उन्होंने बैचलर की है, तो वहां से एक अपना प्रोफेसर से रिकमेंडेशन ले लें। अब यहाँ पे जो एक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो बैचलर के लिए डिफरेंट है, मास्टर्स के लिए डिफरेंट है। ऑल्दो दोनों ने इटली आके इंग्लिश टॉट प्रोग्राम ही पढ़ने हैं, बट जो बैचलर के स्टूडेंट हैं उन्होंने आइल्स प्रोवाइड करना है। बट जो मास्टर्स के स्टूडेंट है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे एडमिशन हासिल कर सकते हैं। अब आइल्स को इतना हुआ आप लोगों ने बनाया हुआ है कि यार आइल्स नहीं होगा या ये पता नहीं क्या चीज है। कोई चीज नहीं है, जस्ट आपको 15 से 20 दिन की प्रिपरेशन करनी पड़ती है और आप 5.5 बैंड इजीली ले सकते हैं, जो इटालियन एजुकेशन मिनिस्ट्री और या इटालियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आपसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनकी बेस पे आपके एडमिशन हो भी जाते हैं। ठीक है? तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके ऑलरेडी एडमिशन अप्लाई करने से पहले आपके पास मौजूद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं एडमिशन अप्लाई करने की। ठीक है? अब स्टूडेंट किसी एक यूनिवर्सिटी में जो उनको एक प्रोग्राम अच्छा लग रहा होता है उसमें अप्लाई करके छोड़ देते हैं कि हाँ यार बस ठीक है। नहीं, आपने कम से कम 5 से 7 यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करना है, अपने जो भी आपका पसंदीदा प्रोग्राम है। ठीक है? और उसमें आपने अप्लाई करना है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि यार हमने 1 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। व्हेन यू हैव योर इंटेंट क्लियर इंटेंट, तो आपने 5 6 यूनिवर्सिटी की तरफ तो जाना पड़ेगा ताकि आपके पास मैक्सिमम आउटकम्स हो और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आउटकम हो। ताकि अगर आपको पता है कि यार मैंने 5 7 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है तो इंशाल्लाह मेरा 1 2 यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन आ ही जाएगा, ताकि मैं आगे का अपना एक माइंडसेट क्लियर रखूं। ठीक है? अब जब हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं जिसमें जिसकी बेस पे मैक्सिमम रिजेक्शंस आती हैं स्टूडेंट की। आपने पढ़ा हुआ प्री इंजीनियरिंग होता है, कर आप लोग बिजनेस में अप्लाई रहे होते हैं। ठीक है? पढ़ा हुआ आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है बैचलर में, अप्लाई आप इकोनॉमिक्स में कर रहे होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीजें डिफरेंशिएट हो जाती हैं जिसकी बेस पे आप लोग के रिजेक्शन आते हैं।
अब ऐसा भी नहीं है कि हो सकता, क्योंकि हमें एक जो क्या कहते हैं करंट ट्रेंड के साथ भी चलना पड़ता है जो दुनिया में हो रहा है। अब मान के चलें कि यार आपने प्री इंजीनियरिंग कर ली या इंजीनियरिंग कर ली बैचलर में, तो आप चाह रहे हैं यार मैं बिजनेस में अब आना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आपका आपका जो मोटिवेशन लेटर होगा, तो वो एक बड़ा की रोल प्ले करेगा इस चीज को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें ही आपको बताना पड़ेगा कि क्यों मैं अपनी फील्ड को स्विच करके यहाँ आना चाह रहा हूँ, ठीक है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ अपनी जगह जगह पे रहेंगे, ठीक है, लेकिन आपका जो मोटिवेशन लेटर होगा वो एक बहुत की रोल प्ले करेगा, ठीक है। आपने 5 से 7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हमारा एडमिशन आ गया, ठीक है। वंस जब आपका एडमिशन आ जाएगा तो आपने प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटी को बेस बना के, ठीक है। जब आप प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो तकरीबन 1 से 1.25 महीना लगता है, आपकी प्री इनरोलमेंट का डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हो जाएगा। विद दैट पर्टिकुलर वो आपके वीजे का पार्ट होता है और आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है आपकी वीजा को, सभी, क्योंकि वही जो वीजा ऑफिसर होता है वो सबसे पहले वही चीज देखता है, ठीक हो गया। उसके बाद जब आपके पास प्री इनरोलमेंट आ जाती है तो फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना है। अब डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन हमें कहाँ कहाँ से करवानी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो आपके इंटर और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट होंगे वो अटेस्ट होंगे आपके आईबीसीसी से, ठीक है। और अगर जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर उन्होंने बैचलर किया हुआ, जो उनके जो बैचलर के डॉक्यूमेंट होंगे वो अटेस्ट होंगे एचईसी से। जब आपका ये कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अटेस्ट होके आ जाए आपके पास, देन फाइनली आपने सबको एक साथ जाके मुफा से अटेस्ट करवाना है, अलग अलग नहीं, सबको एक साथ जाके मुफा से आपने अटेस्ट करवा लेना है। जब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अटेस्ट होके आ जाएंगे, अब आपने अप्लाई करना है सीमिया के लिए, क्योंकि जब आप सीमिया के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अगर आप कराची से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, आपने सीमिया के लिए ही अप्लाई करना है। अगर आप केपी के से, कश्मीर से या पंजाब में कहीं से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप सीमिया के लिए अप्लाई करेंगे या तो आप डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू के लिए अप्लाई करेंगे। अब डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू का एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूं कि किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपनी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू को बना सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर जो सीमिया की बात है, इस वीडियो के बाद मैं सीमिया की भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस किस तरह आप सीमिया हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें सीमिया भी हासिल हो गया, डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन भी हो गई, प्री इनरोलमेंट भी हो गई, एडमिशन भी है हमारे पास। अब हमने जाना है स्कॉलरशिप के फेज पे, ठीक है। स्कॉलरशिप की जो अनाउंसमेंट होती है वो जून के एंड में होती है, ठीक है। आपका जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आया हुआ होता है उस यूनिवर्सिटी को बेस बना के आपने उस पर्टिकुलर रीजन की रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी का इसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है। आपका यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दिया एंड मूव ऑन। अब आपने जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है वो उस यूनिवर्सिटी की बेस पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। वो डिफरेंट रीजन्स होते हैं, डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं जिस पे आपने अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। अपनी डिटेल डालनी पड़ती है, अपने फाइनेंशियल्स डालने पड़ते हैं, अपना जो आपकी क्या कहते हैं सिबलिंग्स हैं, आपके कितने बहन भाई हैं, अम्मी अब्बू की डिटेल, ये सारी चीजें डाल के सबमिट कर देना होता है। आफ्टर 1 मंथ और 1.5 मंथ आपका इसका रिजल्ट आ जाता है जिसमें आप एलिजिबल होते हैं। याद रखिएगा, आप जब तक पाकिस्तान में हैं, जब तक आपका वीजा नहीं लगता है इस स्कॉलरशिप के लिए आप जस्ट एलिजिबल हैं। जब आपका वीजा लग जाएगा, जब आप इटली खैर से पहुंच जाएंगे, तब आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है, तब ही आप विनर डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है। जब आपकी स्कॉलरशिप आपने फिल कर दी तो मैं आपको यही कहूंगा कि यार आप वेट ना करें, ठीक है। अपने जो वीजे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी प्रिपरेशन में लग जाएं, ठीक है। अब वीजे के क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीजे के लिए आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, आपका एफआरसी होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, पोलियो का सर्टिफिकेट होता है, 3-4 फॉर्म्स होते हैं। अगर वो आपको चाहिए हो तो आप मुझसे ईमेल करके ले सकते हैं। इसके अलावा आपके टैक्स रिटर्न्स होते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक स्टेटमेंट होती है। अगर मैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में इस वीडियो में बताने लगा तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन वो अगली वीडियो में मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि बैंक स्टेटमेंट को हमने किस तरह मेंटेन करना है, ठीक है। आफ्टर दैट ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट करने हैं और अब हमने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है। बिफोर इसके अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अपॉइंटमेंट के काफी रोल हैं यहाँ पे। आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, ठीक है, उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही प्रिपेयर ना हुए या रेडी ना हुए तो वो अपॉइंटमेंट वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा मशवरा आपको यही है, सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें, रेडी करें, उसके बाद ही आप अपने अपॉइंटमेंट के फेस में जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे जहां मैंने अपॉइंटमेंट बोला है ना, तो ये बहुत लोगों का कंसर्न है कि यार अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज हैं, ठीक है। आई नो कि अपॉइंटमेंट के इश्यूज हैं,
अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 20-30 को तो अपॉइंटमेंट मिलती है ना। क्योंकि मैं इटली में रहता हूँ तो मैं कम से कम काफी स्टूडेंट से मिलता हूँ, जो अगर मैं अपने रीजन की बात करूँ तो 8, 10, 15 स्टूडेंट जो होते हैं वो केपीके से, कश्मीर से, पंजाब रीजन से हर साल आते हैं। तो दैट मीन्स उनको अपॉइंटमेंट्स मिल रही है ना। अगर वो मिल रही हैं या खरीद रहे हैं तो ये मीन्स वो कॉम्प्रोमाइज करें। अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं फॉर देयर बेटर फ्यूचर तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि यार इतनी पैसे देने पड़ेंगे, ये होगा, फलाना होगा, लेकिन आपको पता है कि ये इश्यूज हैं पाकिस्तान में, ये मामला चलेंगे और आगे भी चलते रहेंगे। तो आपको ये इंटेंट क्लियर करना पड़ेगा कि यार हमें अपॉइंटमेंट खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट खरीदने के लिए जो आपका बजट होना चाहिए वो तकरीबन 9-10 लाख रुपए होना चाहिए। अगर 9-10 लाख रुपए में आपके पूरे डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट हो रहे हैं, आपका पूरा प्रोसेस भी हो रहा है, प्लस आपको बैंक स्टेटमेंट, आपकी सॉरी अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है, तो मेरे ख्याल से बुरा सौदा नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी और यूरोपियन कंट्री को देखते हैं तो उसमें मिनिमम जो बजट होता है आपका अदर देन बैंक स्टेटमेंट 18 to 22 लाख रुपीज होता है। और अगर 10 लाख रुपए में विद अपॉइंटमेंट अगर आपका कंप्लीट प्रोसेस फॉर इटली हो जाता है तो आई थिंक दिस इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। ठीक है, एक ये चीज हो गई। तो यहाँ पे आप अपने अपॉइंटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट को तलाश करेंगे। मैं यही कहूंगा एजेंट्स देखेंगे या जो भी है, मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं, मैं भी आपको कोशिश करूंगा कि हेल्प करने की। ठीक है, तो ये सारे मामलात करने के बाद आपका जो जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस उसकी 2 फोटोकॉपीज के सेट लेके आपने एम्बेसी चले जाना है, कराची वालों ने कराची कॉन्सुलेट चले जाना है और अल्लाह का नाम लेके अपना वीजा सबमिट करवा देना है। बाकी ये है कि जो फिर इंशाल्लाह नसीब में होगा वो होगा, लेकिन ये रिग्रेट नहीं रहेगा आप लोगों को कि यार हमने अप्लाई नहीं किया। ठीक है, अप्लाई करना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि यार हमारा एक बेहतर फ्यूचर हो, हम भी एक अब्रॉड की लाइफ का एंजॉय करें या अब्रॉड का एक्सपोजर लें। तो ये कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ेंगे, अपना इंटेंट क्लियर करना पड़ेगा और अप्लाई भी करना पड़ेगा। विदाउट अप्लाई कुछ भी नहीं होता। सोचते सोचते आपने प्रीवियस भी काफी साल गंवा चुके हो। ठीक है, आप मुझे ऐसे स्टूडेंट भी कांटेक्ट करते हैं जो तकरीबन 2-3 साल से सोच रहे थे, अब उनका स्टडी गैप इतना हो गया कि अब इटली उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि सोचे ना, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें। ठीक है, अब ये वाला इनटेक ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे है, अभी आपके पास 3-4 महीने और एक्स्ट्रा है। ठीक है, नेक्स्ट इनटेक के लिए नवंबर से नेक्स्ट इनटेक स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उस इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप उस पर भी हमसे प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। तो वी विल हेल्प यू आउट और हम कोशिश करेंगे कि आपका वीजा लगे और आप अब्रॉड का एक्सपोजर ले सकें। थैंक यू।